हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है KMBN 401 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट और आज हम कवर करेंगे यूनिट 3 के सभी टॉपिक्स को। आइए शुरू करते हैं। हमने MBA के सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं और जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए आप उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 3 न्यू एज इकनॉमीज़। तो सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक आता है सर्कुलर इकनॉमी। तो सर्कुलर इकनॉमी जो है ये एक इकनॉमिक मॉडल है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि वेस्ट जो है मिनिमाइज़ रहे और हम अपने रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, और ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सर्कुलर इकनॉमी एक सिस्टम है जो कि फोकस करता है रीयूजिंग, रिसाइकलिंग और रिफर्बिशिंग मटेरियल्स को करने में, और हम एक सस्टेनेबल लूप बनाते हैं सर्कुलर इकनॉमी में ताकि हम मिनिमाइज़ कर पाएँ वेस्ट को और रिसोर्स के कंजम्पशन को। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो एक कंपनी जो कि रिसाइकल करती है ओल्ड प्रोडक्ट्स नए प्रोडक्ट्स में। सेकंड आता है कोर प्रिंसिपल्स। तो पहला है डिज़ाइन आउट वेस्ट। तो इसमें प्रोडक्ट जो हैं डिज़ाइन किए जाते हैं ड्यूरेबिलिटी, रीयूज़ और रिसाइकलेबिलिटी के अनुसार। सेकंड आता है कीप प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स इन यूज़। तो हम एक्सटेंड करते हैं लाइफ साइकिल प्रोडक्ट की, उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और रिसाइकलिंग के थ्रू। और थर्ड आता है रीजेनरेट नेचुरल सिस्टम। तो हम रीस्टोर करते हैं और एनहेंस करते हैं अपने नेचुरल इकोसिस्टम को। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो हम डिज़ाइन करते हैं मॉड्यूलर स्मार्टफ़ोन ताकि हम उन्हें ईज़िली रिपेयर कर पाएँ और ईज़िली अपग्रेड कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो मटेरियल्स जो हैं ये कंटिन्यूसली साइकिल बैक होते रहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिससे कि हम रिड्यूस कर देते हैं नए रॉ मटेरियल की ज़रूरत को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक मैन्युफैक्चरर जो कि रिसाइकल करता है प्लास्टिक को ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए नए प्रोडक्ट्स को। फोर्थ पॉइंट आता है इकोनॉमिक मॉडल। तो ये शिफ्ट लाता है जो कि लीनियर का जो होता है टेक मेक डिस्पोज मॉडल को एक सर्कुलर मॉडल में जो कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल मॉडल होता है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक फर्नीचर कंपनी जो कि रिफर्बिश और रीसेल करती है यूज्ड आइटम्स को। फिफ्थ आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हम रिड्यूस करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सर्कुलर इकनॉमी में और कंजर्व करते हैं अपने रिसोर्सेज को और लो करते हैं अपने कार्बन एमिशन को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम रिड्यूस करते हैं लैंडफिल वेस्ट को रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। सिक्स्थ पॉइंट आता है सोशल इम्पैक्ट। तो हम जॉब्स क्रिएट करते हैं रिसाइकलिंग में, रिफर्बिशिंग में और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिसाइकलिंग सेंटर के अंदर। सेवेंथ आता है इनोवेशन। तो हम इनोवेशन लेके आते हैं अपने बिज़नेस मॉडल और प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम डेवलप करते हैं बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल को। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो IKEA ने एक इनिशिएटिव लाया था बायबैक, और उसका रिज़ल्ट बायबैक एंड रीसेल यूज़ फर्नीचर, जिसकी मदद से उनने प्रमोट किया था सर्कुलर इकनॉमी को। अब हम लीनियर इकनॉमी और सर्कुलर इकनॉमी के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो लीनियर इकनॉमी का जो मॉडल होता है ये टेक मेक और डिस्पोज होता है, और सर्कुलर इकनॉमी का मॉडल होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। लीनियर इकनॉमी में फोकस जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है और हाई कंजम्पशन के लिए होता है। वहीं पर ही सर्कुलर इकनॉमी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी को दर्शाता है। अब लीनियर इकनॉमी में रिसोर्स यूज़ जो है हाई कंजम्पशन का होता है और फाइनाइट रिसोर्सेज होते हैं। वहीं पर ही सर्कुलर इकनॉमी में एफिशिएंट यूज़ होता है और रिसाइकल करा जाता है रिसोर्सेज को बार बार।
अब लीनियर इकोनॉमी में एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो हम माइन करते हैं नए मेटल्स को प्रोडक्शन के लिए, और सर्कुलर इकोनॉमी में हम रिसाइकल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ मेटल्स उन इलेक्ट्रॉनिक्स में से। अब लीनियर इकोनॉमी में वेस्ट जनरेशन हाई होता है, हाई वेस्ट जनरेट किया जाता है, और इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कि डिस्कार्ड कर दी जाती है एक इस्तेमाल के बाद। वहीं पर ही सर्कुलर इकोनॉमी में मिनिमल वेस्ट रहता है और रिसाइकल और रीयूज़ किया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल है रीयूजेबल पैकेजिंग, जिसको वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है लीनियर इकोनॉमी में, और फ्रीक्वेंट डिस्पोजल होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है फास्ट फैशन, जिसके अंदर फ्रीक्वेंट डिस्पोजल होता है क्लोथिंग का। वहीं पर ही सर्कुलर इकोनॉमी में एक्सटेंडेड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, मेंटेनेंस और रिसाइकलिंग और ड्यूरेबल और रिपेयरेबल क्लोथिंग करी जाती है, जिसका एक्सटेंडेड यूज़ रहता है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो लीनियर इकोनॉमी में हाई कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जिसमें कि रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हाई कॉस्ट जब हम परचेज़ करते हैं नए रॉ मटेरियल्स को। वहीं पर ही सर्कुलर इकोनॉमी जो है कॉस्ट सेविंग रहती है, क्योंकि इसमें हम एफिशिएंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट को कम से कम रखते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है सेविंग्स, जब हम रिसाइकल करते हैं मटेरियल को, जबकि मटेरियल को जब हम रिसाइकल करते हैं उससे हमें सेविंग होती है और हमें नया रॉ मटेरियल नहीं ख़रीदना पड़ता है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो लीनियर इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, और ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है, और कार्बन एमिशन भी इसमें होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि जब हाई एमिशन होते हैं जब हम प्रोड्यूस करते हैं नए मटेरियल को। सर्कुलर इकोनॉमी में हमारा रिड्यूस होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और लो रहता है कार्बन फुटप्रिंट। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हमारे लोअर एमिशन रहते हैं, क्योंकि हम रिसाइकल करते हैं, जबकि हमें प्रोड्यूस नहीं करने पड़ते नए मटेरियल को। अब इनोवेशन देख लेते हैं। तो लीनियर इकोनॉमी में लिमिटेड इनोवेशन होता है, क्योंकि इसमें फोकस होता है शॉर्ट टर्म गेंस पर। वहीं पर ही सर्कुलर इकोनॉमी जो है एनकरेज करता है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को और प्रोडक्ट के डिज़ाइंस को। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में लीनियर इकोनॉमी में हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर ही सर्कुलर इकोनॉमी में हम डिज़ाइन करते हैं मॉड्यूलर स्मार्टफ़ोन, ताकि हम उन्हें ईज़िली रिपेयर कर पाएँ और अपग्रेड कर पाएँ। अब लीनियर इकोनॉमी में रेगुलेटरी कंप्लायंस देख लेते हैं। तो लीनियर इकोनॉमी को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि यूरोपियन यूनियन में वेस्ट मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। वहीं पर ही सर्कुलर इकोनॉमी हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ चलते रहें और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते रहें। इसका एग्ज़ाम्पल है कि यूरोपियन यूनियन की जो रेगुलेशन है जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है और रिसाइकलिंग के लिए है। अब ब्रांड रेपुटेशन देख लेते हैं। तो लीनियर इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि नेगेटिव पब्लिसिटी होती है आपकी लीनियर इकोनॉमी में, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है इसलिए। वहीं पर ही सर्कुलर इकोनॉमी हमें आगे को एनहेंस करता है कि हम अपने ब्रांड की रेपुटेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकें, लॉयल रहे कस्टमर हमारे से, क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कंपनीज़ जैसे कि यूनिलीवर, जो कि इम्प्रूव करती है ब्रांड की इमेज को सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के थ्रू। अब रोल देख लेते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का सस्टेनेबल बिजनेस इनोवेशन में क्या रोल है।
तो एक सर्कुलर इकोनॉमी का बहुत ही क्रूशल रोल रहता है कि वो प्रमोट करे सस्टेनेबिलिटी, इन नई इनोवेशन को लेके आए बिज़नेस प्रैक्टिसेस के अंदर। तो सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी देख लेते हैं। तो हमें प्रमोट करने चाहिए सस्टेनेबल बिज़नेस प्रैक्टिसेस को, रिड्यूस करना चाहिए हमें अपने रिसोर्सेज के कंजम्पशन को, और रिड्यूस करना चाहिए वेस्ट को। इसका एग्ज़ाम्पल है पेट्रोगना, जो कि एक वॉन वियर प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम रिसाइकल करते हैं, रीसेल करते हैं यूज्ड क्लोथिंग को। सेकंड पॉइंट आता है रिसोर्स एफिशिएंसी। तो इसमें हम एनहेंस करते हैं अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को, और रीयूज़ करते हैं और रिसाइकल करते हैं मटेरियल्स को। इसका एग्जांपल है कि एक मैन्युफैक्चरर जो कि इस्तेमाल करता है रिसाइकल्ड एल्युमिनियम ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए नए प्रोडक्ट्स। थर्ड आता है कॉस्ट सेविंग। तो हम रिड्यूस करते हैं अपनी कॉस्ट को एफिशिएंट रिसोर्सेज के थ्रू और इस्तेमाल करते हैं, और हम अपना वेस्ट को मैनेज करते हैं। इसका एग्जांपल है कंपनीज जो कि इस पैसे बचाती है रिसाइकलिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, और रिड्यूस करती है वेस्ट के डिस्पोजल की कॉस्ट को। फोर्थ आता है इसमें इनोवेशन। तो इसमें एनकरेज किया जाता है कि आप इनोवेट करें बिज़नेस मॉडल्स के अंदर और प्रोडक्ट डिज़ाइंस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि जब डिज़ाइन किया जाता है मॉड्यूलर स्मार्टफ़ोन ताकि वो आसानी से रिपेयर और अपग्रेड किया जा सके। फिफ्थ आता है कंपेटिटिव एडवांटेज। तो इसमें एक कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करी जाती है ताकि कंज्यूमर की डिमांड को पूरा किया जा सके सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए। इसका एग्जांपल है टेस्ला, जो कि मार्केट शेयर गेन करता है अपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू। सिक्स्थ पॉइंट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ये मदद करता है बिजनेसेस को कि वो कंप्लाई करें एनवायरमेंटल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के अनुसार। इसका एग्जांपल है कि हमें EU की जो यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस हैं वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के ऊपर, वो हमें फॉलो करनी होती हैं। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन की मदद से हम एनहेंस कर पाते हैं अपनी कस्टमर की लॉयल्टी को, और हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने ब्रांड की रेपुटेशन को एनहेंस करते हैं और कस्टमर की लॉयल्टी को एनहेंस करते हैं। इसका एग्जांपल है यूनिलीवर, जो कि इम्प्रूव करती है अपनी ब्रांड की इमेज को सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स की मदद से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो IKEA ने एक इनिशिएटिव लिया था बाय बैक एंड रीसेल यूज़ फर्नीचर, ताकि वो प्रमोट कर सके सर्कुलर इकोनॉमी को और एनहेंस करे सस्टेनेबिलिटी को और कस्टमर लॉयल्टी को। अब देखते हैं हमने जो सब्जेक्ट पढ़े उनके बारे में, जो टॉपिक पढ़े उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ा, जो कि फोकस करता है रीयूज़, रिसाइकल और रिफर्बिश करने में, ताकि हम एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बना सकें। फिर हमने डिफरेंस देखे लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी में। इसमें हमने बेनिफिट्स देखे और ट्रांजिशन देखा कि सस्टेनेबल मॉडल में आप ट्रांजिशन कैसे करते हैं। फिर हमने रोल देखा सर्कुलर इकोनॉमी का सस्टेनेबल बिजनेस और इनोवेशन में, जिसमें कि हमने प्रमोट किया सस्टेनेबिलिटी को, रिसोर्स एफिशिएंसी को, कॉस्ट सेविंग को और इनोवेशन को। अब हम देखते हैं कोर कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी करता है साइकोलॉजी, कॉग्निटिव और इमोशनल फैक्टर्स को, जो कि अफेक्ट करती है इकोनॉमिक डिसीजंस को। सबसे पहले आता है बाउंडेड रेशनैलिटी। तो इसमें डिसीजन मेकिंग लिमिटेड कराई जाती है अवेलेबल इंफॉर्मेशन और कॉग्निटिव कैपेसिटी के अनुसार। इसका एग्जांपल है कि कंज्यूमर जो चूज़ करता है फेमिलियर ब्रांड, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। सेकंड आती है ह्यूरिस्टिक्स। तो इसमें मेंटल शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जल्दी डिसीजन लिया जा सके। इसका एग्जांपल है कि ब्रांड जो है हम जो है ब्रांड की रेपुटेशन को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी से। नेक्स्ट हमारा आता है लॉस अवर्जन।
तो लॉस अवर्जन में हमारे जो पीपल होते हैं वो प्रेफर करते हैं लॉस को अवॉइड करना और एक्वायर करते हैं इक्विवेलेंट गेंस को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि कंज्यूमर जो है वो उस सर्विस के साथ ज़्यादा अपनी पुरानी सर्विस के साथ ज़्यादा रहता है और वो स्विचिंग कॉस्ट को अवॉइड करता है। फोर्थ हमारा आता है एंकरिंग। तो इसमें हम रिसाइकल करते हैं, इसमें हम रिलाई करते हैं हेविली फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर जो हमें मिलती है और उसी के ऊपर ही हम डिसीजन लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि इनिशियल प्राइस ऑफ़र्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सब्सीक्वेंट नेगोशिएशन को। फिफ्थ आता है हमारा फार्मिंग इफ़ेक्ट। तो ये इसमें एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि प्रेजेंट करी जाती है इस तरीके से कि वो अफ़ेक्ट करे डिसीजन मेकिंग को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम एक गिलास को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो वो आधा खाली है या फिर वो आधा भरा हुआ है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर के परसेप्शन को। सिक्स्थ आता है एंडाउमेंट इफ़ेक्ट। तो इसमें पीपल जो हैं वो वैल्यू करते हैं आइटम्स को उन अपने से भी ज़्यादा कि इसमें जो पीपल होते हैं वो अपने आइटम्स को इतना वैल्यू करते हैं कि जितना वो जितना ओन कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक सेलर जो कि प्राइस रखता है यूज्ड कार्स के लिए ज़्यादा, क्योंकि मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वो यूज्ड कार के प्राइस रखता है। सेवेंथ आता है सोशल प्रूफ। तो इसमें पीपल फॉलो करते हैं एक्शंस को जो कि कोई और पर्सन फॉलो करता है अनसर्टेन सिचुएशन में। इसका एग्ज़ाम्पल है कि कंज्यूमर जो है वो वही प्रोडक्ट्स बाय करता है जिसकी हाई रेटिंग होती है या फिर हाई रिव्यू होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो एक कंपनी जो कि सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करती है और शोकेस करती है उसके कस्टमर के टेस्टिमोनियल ताकि वो बूस्ट कर सके सेल को। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है नजिंग एंड चॉइस आर्किटेक्चर। तो नजिंग में हम गाइड करते हैं पीपल्स को ताकि वो चूज़ कर पाए बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस के अनुसार। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं नजिंग की। तो इसमें सबल चेंज लेके आते हैं हम अपने कस्टमर की चॉइसेस के अंदर और हम प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं ताकि हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ उनके बिहेवियर को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि जब हम प्लेस करते हैं हेल्दियर फूड ऑप्शंस आई लेवल पे कैफ़ेटेरियाज़ के अंदर। सेकंड आता है चॉइस आर्किटेक्चर। तो इसमें हम डिज़ाइन करते हैं एनवायरनमेंट को इस तरीके से कि पीपल जो हैं डिसीजन ले पाएँ अपनी। किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं कि ताकि पीपल जो हैं उन चॉइसेस को ही चुने। हम गाइड करते हैं पीपल को एक तरीके से इसमें। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देते हैं रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स के अंदर ताकि हम इनकरेज कर पाएँ सेविंग्स को। थर्ड आता है इसमें डिफ़ॉल्ट। तो इसमें प्री सेट ऑप्शन होते हैं जो कि पीपल को दिए जाते हैं और पीपल उनसे स्टिक कर जाते हैं क्योंकि शुरुआत में उन्हें वो अच्छा लगता है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि बहुत से लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें डोनर रेट्स इंक्रीज़ करने होते हैं। फोर्थ आता है सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स चॉइसेस को सिंपल कर देते हैं और वो आसानी से समझ आ जाती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम मॉर्गेज ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर देते हैं जो कि हेल्प करता है बायर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है फीडबैक। इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को ताकि पीपल समझ पाए उनकी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल है एनर्जी बिल्स जो कि शो करता है कंपैरिजन
एक नेबरहुड में कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए। सिक्स्थ आता है इंसेंटिव, तो हम रिवॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं और पेनल्टी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ बिहेवियर को। इसका एग्जांपल है डिस्काउंट, जब कोई पर्सन रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल करता है ग्रोसरी स्टोर्स पे। सेवेंथ आता है सोशल नॉर्म्स, तो हम हाईलाइट करते हैं जो ज़्यादा पीपल एनकरेज करते हैं सिमिलर बिहेवियर उसी को। इसका एग्जांपल है होटल, जो कि एनकरेज करता है टावल के रीयूज़ को और जबकि बहुत सारे गेस्ट टावल को रीयूज़ नहीं करते हैं। और लास्ट हमारा अब एग्ज़ाम्पल आता है, तो इसमें गूगल जो है यूज़ करता है नजिस का, ताकि वो एनकरेज करे अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो सेव करे अपने रिटायरमेंट के लिए और चेंज करे अपने डिफ़ॉल्ट कंट्रीब्यूशन रेट को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एथिकल कंसर्न्स ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो वहीं जहाँ पर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हमारे पॉजिटिव चेंज लेके आता है, वहीं पर ही इसके कई सारे एथिकल कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहला है मैनिपुलेशन। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि हम पीपल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पीपल की चॉइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं उनकी अवेयरनेस के बिना भी। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम सब्लिमिनल मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। सेकंड आता है ऑटोनॉमी, तो हम पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट कर सकते हैं पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ चॉइस पे। इसका एग्ज़ाम्पल है जब हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देते हैं जो कि अलाइन नहीं करते इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस से। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कम होती है क्योंकि चॉइस जो है वो प्रेजेंट करी जाती है और इन्फ्लुएंस करी जाती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है हिडन फीस और चार्जेस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो इसमें हम इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल्स को जो कि फुल्ली अवेयर होते हैं कि उनकी चॉइसेस किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करेगी। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक क्लियर हम डिस्क्लोजर करते हैं डेटा यूसेज का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। फिफ्थ आता है हमारा इक्विटी, तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि नजिस जो है वो डिसअप्रोप्रिएटली अफेक्ट ना करे वल्नरेबल पॉपुलेशंस को। इसका एग्ज़ाम्पल है फाइनेंशियल नजिस जो कि डिसएडवांटेज लेके आते हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स को। सिक्स्थ आता है बायस, तो इसमें पोटेंशियल होता है बायसनेस का डिज़ाइन में और इम्प्लीमेंटेशन में नजिस की। इसका एग्ज़ाम्पल है कि नजिस फेवर कर सकते हैं सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरों से। सेवेंथ आता है अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं एथिकल यूज़ के लिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का। इसका एग्ज़ाम्पल है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट करा जाना चाहिए नजिस पे पब्लिक पॉलिसी। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, तो एथिकल कंसर्न्स जिसमें कि हम ओवर यूज़ करते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को, वो इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग बिहेवियर बिना वोटर की नॉलेज के। अब हम देखते हैं जो हमने टॉपिक पढ़े उनके बारे में। तो हमने सबसे पहले देखा था कोर कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इसमें हमने बाउंडेड रेशनैलिटी, ह्यूरिस्टिक्स, लॉस अवर्जन और सोशल प्रूफ देखे थे। फिर हमने नजिंग और चॉइस आर्किटेक्चर देखा था जिसमें हमने सबल गाइडिंग चॉइस, जिसमें कि हम जो कंज्यूमर हैं उनकी चॉइसेस को गाइड करते हैं डिफ़ॉल्ट के थ्रू, सिंप्लिफिकेशन के थ्रू और फीडबैक के थ्रू। और फिर हमने एथिकल कंसर्न्स देखे थे जिसमें कि मैनिपुलेशन आता है, ऑटोनॉमी आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है, इक्विटी आता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के इस्तेमाल का। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज़म का नेचर क्या होता है। तो इकोनॉमिक नेशनलिज़म एम्फसाइज़ करता है डोमेस्टिक कंट्रोल पे इकोनॉमी के, और ये प्रोटेक्शनिस्ट के द्वारा देखा जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक नेशनलिज़म फोकस करता है कि हम प्रोटेक्ट करें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को और रिड्यूस करें हम अपने रिलायंस फॉरेन गुड्स और सर्विसेज पे।
इसका एग्ज़ाम्पल है कि टैरिफ जो कि इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। सेकंड आता है प्रोटेक्शनिज़म। तो इसमें हम टैरिफ, कोटा और सब्सिडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचा सकें फ़ॉरेन कंपेटिटर्स से। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते हैं, जैसे कि जैसे कि स्टील पे, ताकि हम डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट कर सकें। थर्ड आता है सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसमें हम एम करते हैं सेल्फ रिलायंस और रिड्यूस करते हैं हम डिपेंडेंसी ग्लोबल सप्लाई चेन पे। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम लोकल प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ख़रीदते हैं। हम जो भी लोकल प्रोड्यूस होता है उसको हम ज़्यादा ख़रीदते हैं, जैसे कि एसेंशियल गुड्स हो गए, मेडिसिन सप्लाई। फोर्थ आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि क्रिटिकल इंडस्ट्री जो हैं वो डोमेस्टिकली कंट्रोल करी जाएं और सेफगार्ड करें नेशनल सिक्योरिटी को। इसका एग्ज़ाम्पल है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, कि डिफेंस इक्विपमेंट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इसमें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन लाते हैं, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स लाते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम एक सर्टेन परसेंटेज प्रोवाइड करवाते हैं अपने लोकली सोर्स मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिक्स्थ आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इसमें हम लिंक करते हैं नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स को। इसका एग्ज़ाम्पल है पॉलिटिकल कैंपेन जो एडवोकेट करता है बाय लोकल इनिशिएटिव्स को। सेवेंथ आता है सोशल इम्पैक्ट। तो इसमें हम स्ट्रेंथन करते हैं अपने नेशनल आइडेंटिटी को, मगर ये आइसोलेशन की तरफ भी हमें ले जा सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल है पॉलिटिकल मूवमेंट जो कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिनने बूस्ट करा था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और रिड्यूस करे थे इम्पोर्ट्स। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है कंटेम्प्रेरी केसेस इन इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है ये हर देश के अंदर पाया जाता है और हर रीजन के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले हम यूएसए के देख लेते हैं। तो यूएसए के अंदर जो है चाइनीज़ गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया था ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका एग्ज़ाम्पल है कि चाइना के प्रोडक्ट पे टैरिफ, चाइना के स्टील और एल्युमिनियम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए गए थे। सेकंड आता है ब्रेक्सिट। तो ये यूके का डिसीजन होता है कि वो यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना इकोनॉमिक कंट्रोल रीगेन कर सके और रिड्यूस करे रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम री एस्टेब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी को ब्रेक्सिट के बाद। थर्ड आता है चाइना। तो इसमें प्रमोट किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी और स्टेट सपोर्ट के थ्रू। इसका एग्ज़ाम्पल है मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव, जो कि हाई टेक इंडस्ट्रीज़ के लिए है। फोर्थ आता है इंडिया। तो इसमें इम्प्लीमेंट करा गया था प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, ताकि हम सपोर्ट कर पाएँ लोकल इंडस्ट्रीज़ को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हमने टैरिफ्स को इंक्रीज़ कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, ताकि हम प्रमोट कर पाएँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। फिफ्थ आता है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में हम फोकस करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स को। इसका एग्ज़ाम्पल है पॉलिसीज़ जो कि एनकरेज करती हैं लोकल प्रोडक्शन ऑटोमोटिव पार्ट्स की। सिक्स्थ आता है रशिया। रशिया में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं ताकि फोकस बना रहे सेल्फ सफिशिएंसी पर। इसका एग्ज़ाम्पल है कि रशिया जो है डेवलप करता है डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को,
ताकि वो फूड को कम से कम इंपोर्ट करे। 7th आता है जापान, तो इसमें पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। अब इसका एग्ज़ाम्पल है कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं डोमेस्टिक सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन के लिए। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुआ था, जो कि इम्पैक्ट करता है ग्लोबल ट्रेड के डायनामिक्स को, और दूसरी कंट्रीज़ को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है और अडॉप्ट करने पड़ते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ये इन्फ्लुएंस होता है जो टेंशन होती है दो कंट्रीज़ के बीच में और इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बीच में। जो हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बीच में जो टेंशन आती है उसके दौरान। तो सबसे पहले आता है हमारा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें हम फोकस बढ़ाते हैं अपना रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट पे, ना कि ग्लोबल एग्रीमेंट पर। इसका एग्ज़ाम्पल है USMCA यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जो कि नाफ्ता को रिप्लेस करता है। सेकंड आता है सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं सप्लाई चेन को ताकि हम रिड्यूस कर पाएँ अपने डिपेंडेंस सिंगल सोर्स पे। इसका एग्ज़ाम्पल है कंपनीज़ जो कि रीलोकेट करती हैं प्रोडक्शन को मल्टीपल कंट्रीज़ ताकि वो रिस्क को कम करे। थर्ड आता है हमारा डिजिटल इकोनॉमी। तो इसमें ग्रोथ देखी जाती है डिजिटल ट्रेड की और ई-कॉमर्स की, जो कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लेकर आती है। इसका एग्ज़ाम्पल है क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन और अलीबाबा। फोर्थ आता है सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें इंटीग्रेट करी जाती है सस्टेनेबिलिटी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है EU ग्रीन डील प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिफ्थ आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एनहेंस कर पाएँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और कोऑपरेशन को। इसका एग्ज़ाम्पल है ब्लॉकचेन, जिसकी मदद से हम सिक्योर और ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में हम चेंज देखते हैं पावर डायनेमिक्स के अंदर, जो कि इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के एफ़र्ट्स को। इसका एग्ज़ाम्पल है कि जब चाइना का राइज़ हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में, जिसने शेप करा ट्रेड पॉलिसीज़ को। 7th आता है रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन। तो हमें अलाइन करने चाहिए रेगुलेशंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि हम ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर सकें। इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम हार्मोनाइज़ करते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉज को सभी कंट्रीज़ के अंदर। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट होता है, जो कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के नाम से जाना जाता है, जिसकी मदद से हम प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मेंबर कंट्रीज़ के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमने जो टॉपिक पढ़े थे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो कि फोकस करता है कि एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए और रिड्यूस किया जाए रिलायंस फॉरेन गुड्स और सर्विसेज पे। सेकंड हमने देखा था कंटेम्प्रेरी केस, जिसके अंदर US चाइना ट्रेड वॉर थी, ब्रेक्सिट था और इंडिया का मेक इन इंडिया था। और लास्ट हमने देखा था फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें कि हमने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट देखे थे, सप्लाई चेन रेजिलियंस देखा था और सस्टेनेबिलिटी के बारे में जाना था। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है न्यू बिजनेस मॉडल इन शेयरिंग इकोनॉमी। तो शेयरिंग इकोनॉमी में हम एक्सेस
जो है शेयर करते हैं गुड्स और सर्विसेज का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सबसे पहले इसमें आता है P2P शेयरिंग, पीयर टू पीयर शेयरिंग। इसमें इंडिविजुअल शेयर करते हैं एसेट्स को और सर्विसेज को डायरेक्टली एक साथ। इसका एग्जांपल है एयरबीएनबी, जो कि अलाउ करता है होम ओनर्स को कि वो रेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी। सेकंड आता है ऑन डिमांड सर्विस, तो इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं ऑन डिमांड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसका एग्जांपल है ऊबर, जो कनेक्ट करता है ड्राइवर्स को पैसेंजर्स के साथ एक मोबाइल ऐप से। थर्ड आता है इसमें क्राउड फंडिंग, तो इसमें फंड्स रेज किए जाते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से इंटरनेट के थ्रू। इसका एग्जांपल है किक स्टार्टर, हम फंडिंग के लिए लेते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। फोर्थ आता है कोलैबोरेटिव कंजम्पशन, तो हम शेयर्ड इस्तेमाल करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, ताकि हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करें और वेस्ट को कम से कम करें। एग्जांपल है कार शेयरिंग सर्विस, जैसे कि जूम कार। फिफ्थ आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स, इसमें हम एक्सेस देते हैं गुड्स और सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। इसका एग्जांपल है नेटफ्लिक्स, जो कि स्ट्रीम करवाता है मूवीज़ और टीवी शो को। सिक्स्थ आता है फ्रीलांस एंड गिग इकोनॉमी, तो इसमें शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स प्रोवाइड करी जाती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। इसका एग्जांपल है फ्रीलांसर जो हैं अपवर्क पे अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। 7 आता है क्राउड सोर्सिंग, तो इसमें आउटसोर्स किए जाते हैं टास्क लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा, और ये टिपिकली इंटरनेट द्वारा किया जाता है। इसका एग्जांपल है विकिपीडिया, जो कि हैवीली रिलाई करता है वॉलंटियर्स के ऊपर कंटेंट बनाने के लिए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं टास्क रैबिट, जो कि कनेक्ट करता है पीपल को अपने लोकल फ्रीलांसर से वेरियस टास्क के लिए। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्ड इकोनॉमी। तो शेयरिंग इकोनॉमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है इंडिविजुअल और इंटरमीडियरीज़ के बीच में। इसका एग्जांपल है पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि लैंडिंग क्लब। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलाई करता है, जैसे कि मोबाइल ऐप्स कनेक्टिविटी के लिए। इसका एग्जांपल है मोबाइल ऐप, जिसकी मदद से हम राइड शेयरिंग सर्विस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रैपिडो। थर्ड आता है एसेट यूटिलाइजेशन, तो हम मैक्सिमाइज़ करते हैं इस्तेमाल अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स का। इसका एग्जांपल है कि हम रेंट करते हैं अपने स्पेयर रूम एयरबीएनबी पर। फोर्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम ऑफ़र करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और ऑन डिमांड एक्सेस हमारे गुड्स और सर्विसेज के लिए। इसका एग्जांपल है कि हम रेंटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट और हम टूल और इक्विपमेंट को रेंट कर सकते हैं फैट लामा के थ्रू। और फिफ्थ आता है हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी, इसमें हम कॉस्ट को कम करते हैं रिसोर्सेज को शेयर करके और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के थ्रू। इसका एग्जांपल है कि लो कॉस्ट आती है जब कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं शेयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को। सिक्स्थ हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी, तो हम प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन को और रिड्यूस करते हैं वेस्ट को और रिसोर्स के यूज़ को। इसका एग्जांपल है कार शेयरिंग, जो कि रिड्यूस करता है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स रोड पे। सेवेंथ आता है कम्युनिटी बिल्डिंग, तो इसमें हम फॉस्टर करते हैं एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और ट्रस्ट यूज़र्स के बीच में। इसका एग्जांपल है लोकल फूड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि ओलियो। और एग्जांपल देख लेते हैं तो ट्यूरो, जो अलाउ करता है कार ओनर्स को कि वो रेंट कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को किसी और को भी। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स। तो इसमें हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या क्या हैं, जो कि हाईलाइट करते हैं यूनिक एस्पेक्ट हमारी शेयरिंग इकोनॉमी के।
तो प्लेटफॉर्म्स में देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म में सबसे पहले हमारा आस्पेक्ट आता है ओनरशिप। ओनरशिप में प्लेटफॉर्म जो है फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन जो कि यूज़र्स के बीच में होती है और इसमें हम एसेट को ओन नहीं करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है एयरबीएनबी जो एक प्लेटफॉर्म है। वहीं पर ही ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में हम ओन करते हैं और मैनेज करते हैं एसेट को डायरेक्टली, जैसे कि हिल्टन होटल्स जो कि ट्रेडिशनल हैं। सेकंड आता है रिवेन्यू मॉडल। तो हम अर्न करते हैं रिवेन्यू को कमीशन और फीस के थ्रू जो कि ट्रांजैक्शन पे होती है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि ऊबर जो कि थोड़ा सा कमीशन लेता है हर एक राइड पर। वहीं पर ही ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में रिवेन्यू अर्न किया जाता है डायरेक्ट सेल और सर्विस प्रोविज़न के द्वारा। इसका एग्ज़ाम्पल है टैक्सी कंपनी जो कि अर्न करती है रिवेन्यू को अपने फेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आस्पेक्ट आता है हमारा स्केलेबिलिटी। तो ये हाईली स्केलेबल होता है क्योंकि इसमें लो एसेट ओनरशिप होता है। इसका एग्ज़ाम्पल है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयरबीएनबी ग्लोबली। अब ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो है ये लिमिटेड स्केलेबिलिटी का होता है क्योंकि इसमें एसेट की ओनरशिप करी जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि स्लोअर एक्सपेंशन जब ट्रेडिशनल होटल की चेन होती है उनका। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्लेटफॉर्म जो है फ्लेक्सिबल होते हैं और अडेप्टेबल होते हैं मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग। और वहीं पर ही ट्रेडिशनल बिजनेस लेस फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इनके पास फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। प्लेटफॉर्म्स का एग्जांपल है कि प्लेटफॉर्म्स क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं नई मार्केट की डिमांड से। वहीं पर ही ट्रेडिशनल बिजनेस को अडेप्ट करने में टाइम लगता है मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा आता है आस्पेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा आस्पेक्ट आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो प्लेटफॉर्म में लो फिक्स कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें एसेट लाइट मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जांपल है कि लोअर ओवरहेड कॉस्ट होती है प्लेटफॉर्म पर। वहीं पर ही ट्रेडिशनल बिजनेस में हायर फिक्स्ड कॉस्ट होती है क्योंकि एसेट की ओनरशिप करी जाती है। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट आता है कस्टमर इंटरेक्शन। तो इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है यूज़र्स के बीच में। इसका एग्जांपल है डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो कि होस्ट और गेस्ट के बीच में होता है एयरबीएनबी पे। वहीं पर ही ट्रेडिशनल बिजनेस में हायर ओवरहेड कॉस्ट होती है ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि इंटरेक्शन इमीडिएट किया जाता है बिजनेसेस द्वारा और मीडिएट किया जाता है इंटरेक्शन को ट्रेडिशनल होटल्स में। लास्ट हमारा आता है इनोवेशन, जिसमें कि प्लेटफॉर्म्स में एनकरेज किया जाता है इनोवेशन को यूज़र जनरेटेड कंटेंट और सर्विसेज के द्वारा। इसका एग्जांपल है यूज़र ड्रिवन इम्प्रूवमेंट जो कि प्लेटफॉर्म पे होती है। वहीं पर ही ट्रेडिशनल बिजनेस में इनोवेशन जो है इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा कराई जाती है। इसका एग्जांपल है कि इंटरनल डेवलपमेंट नई सर्विसेज का या फिर और नई सर्विसेज का ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। तो एक शेयरिंग इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं। सबसे पहले आता है एकोमोडेशन। ये वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि हम रेंट आउट करते हैं लिविंग स्पेस को। इसका एग्जांपल है एयरबीएनबी और वर्बो। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लेटफॉर्म जो कि राइड शेयरिंग के लिए होते हैं और कार रेंटल के लिए होते हैं। इसका एग्जांपल है ऊबर, लिफ्ट या टूरो। थर्ड आता है गुड्स शेयरिंग। तो इसमें प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें कि हम रेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं फिज़िकल गुड्स को। इसका एग्जांपल है फैट लामा, जिसमें हम इक्विपमेंट को रेंट कर सकते हैं, या फिर रेंट द रनवे जिसमें कि हम क्लोथ्स को रेंट कर सकते हैं। फोर्थ आता है फ्रीलांस सर्विसेज। तो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि ऑफ़र करते हैं और हायर करते हैं फ्रीलांस सर्विसेज को। इसका एग्जांपल है अपवर्क या फिर फाइवर।
और फिफ्थ आता है क्राउड फंडिंग। ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जिनकी मदद से फंड्स को रेज़ किया जाता है बहुत बड़े नंबर के पीपल से। इसका एग्ज़ाम्पल है किक स्टार्टर और इंडीगोगो। सिक्स्थ हमारा आता है फूड शेयरिंग। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनमें कि हम फूड को शेयर करते हैं और सेल करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है ओलियो और टू गुड टू गो। सेवेंथ हमारा आता है स्किल शेयरिंग। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनमें हम स्किल्स और नॉलेज को शेयर करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है स्किल शेयर और यूडेमी। और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो टास्क रैबिट के द्वारा लोकल फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है वेरियस टास्क के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क। तो शेयरिंग इकनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए। सबसे पहले इसमें आता है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्क की। इसका एग्ज़ाम्पल है कि फ्रीलांसर ऑफ़र करते हैं सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अपवर्क। सेकंड आता है गिग इकनॉमी। तो इसमें ग्रोथ होती है शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब की, जो कि फैसिलिटेट किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा। इसका एग्ज़ाम्पल है ड्राइवर्स जो कि काम करते हैं राइड शेयरिंग सर्विसेज में जैसे कि ऊबर। थर्ड आता है जॉब क्रिएशन। तो इसमें क्रिएट करी जाती है नई जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर। इसका एग्ज़ाम्पल है जब डिमांड बढ़ जाती है फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर की। फोर्थ आता है इनकम इनइक्वालिटी। तो इसमें पोटेंशियल देखा जाता है, पोटेंशियल होता है इनकम इनइक्वालिटी का, क्योंकि इसमें अर्निंग्स वेरी करती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। इसका एग्ज़ाम्पल है जैसे कि हाई अर्नर्स वर्सेस लो अर्नर्स ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। फिफ्थ आता है जॉब सिक्योरिटी। तो इसमें कंसर्न रहती है जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है गिग वर्कर्स जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। सिक्स्थ आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने स्किल को डेवलप करने के लिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है ऑनलाइन कोर्सेज और स्किल शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। सेवेंथ है रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो इसमें हम नेविगेट करते हैं लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को हमारे गिग वर्कर्स के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है डिबेट जिससे हम क्लासीफाई करते हैं गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो रिमोट वर्क का जब से राइज़ हुआ है, जब से रिमोट वर्क का ट्रेंड चला है, तब से फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अब हम देखते हैं हमने जो जो टॉपिक्स कवर करे हैं उनको। तो सबसे पहले हमने टॉपिक देखा था न्यू बिज़नेस मॉडल्स, जिसमें कि हमने शेयरिंग इकनॉमी के बारे में देखा था, जिसमें कि पीयर टू पीयर शेयरिंग, ऑन डिमांड सर्विसेज और क्राउड फंडिंग के बारे में देखा था। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशन और एसेट यूटिलाइजेशन था। फिर हमने डिफरेंस देखा था प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स के बीच में, जो कि हाईलाइट करता है यूनिक एस्पेक्ट हमारी शेयरिंग इकनॉमी का। और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म देखे जिनके अंदर एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, गुड शेयरिंग और फ्रीलांस सर्विसेज थे। और लास्ट हमने देखे इम्प्लीकेशन फ्यूचर ऑफ वर्क में, जो कि फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, जॉब क्रिएशन और रेगुलेटरी चैलेंजेस से रिलेटेड थे। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।